खुल के कह रहे हैं कि हम तो आज के बाद कभी भी मोदी को वोट नहीं देंगे, कभी भी मोदी को वोट नहीं देंगे। तो क्या कल को हमारे ऊपर भी गोलियां चलाएंगे? मुझे तो डर लगने लगा है। जब जब देश में इलेक्शन नजदीक आते हैं, एक कलेजा ऐसे धक धक दिल करने लगता है कि कहीं किस बॉर्डर से कोई खबर ना आए। तो लड़ाई किसी भी साइड से हो, बच्चे दोनों साइड के मरेंगे, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये एसी में बैठे रहेंगे, इतनों को मारेंगे। देश अभी जागेगा ना। जो ट्रेन में बैठे लोगों ने सुना ना अपनी आंखों से कि वो क्या बोल के उसने गोलियां चलाई हैं, और जो एक सुरक्षा के लिए वहाँ खड़ा किया गया था वो उन यात्रियों की जान ले रहा है। तो ये देश का सच में दुर्भाग्य है। वो कौन होते हैं ये कहने वाले कि योगी और मोदी को वोट दें? आई जिनको ड्यूटी दी है वो लोगों की जान ले रहा है। इसको विश्व गुरु कहेंगे। एक झुंड चल के मणिपुर में बेटी को नंगा करके उसके कभी उसी छाती पे हाथ मारे, कभी उसी योनि पे हाथ मारे, ये विश्व गुरु है? इतना गुस्सा आ रहा था कि जैसे हाथ पकड़ के तोड़ दे, डूब के मर जाना चाहिए शर्म से। नहीं भी बीजेपी सरकार की महिलाएं जो बैठी है संसद में, वो औरतों के नाम पे कलंक है। ऐसे विश्व गुरु बनाएंगे? ये तो तालिबान से भी ज्यादा बुरा हाल होता जा रहा है हमारे देश में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अभी हाल ही के अंदर हमारा देश ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है, ऐसे हालात से गुजर रहा है जिसे देखना तो बहुत दूर की बात, सुनकर भी एक अजीब अंदर को फील होता है और इंसान की रूह कांप जाती है कि अभी हाल ही के अंदर कांड मणिपुर का हुआ, फिर उसके बाद मेवात के अंदर एक हादसा पेश आया, और फिर उसके बाद एक हादसा ट्रेन के अंदर पेश आया। एक ट्रेन के अंदर एक पुलिसकर्मी ने 3-4 लोगों को शूट कर दिया। आखिरकार इसकी पूरी क्या वजह है, एक मोहतरमा की ज़बानी सुनेंगे और साथ में सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक को भी, कि वो बताते हैं कि इस्लाम और राजनीति में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों, आइए मेरे साथ आपका वक्त ज़ाया ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू कर लेते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी इल्तमास है जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है और हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करें तो बेहतर है, और साथ में हमारे हौसला अफजाई के लिए अपने दोस्तों तक हमारी वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। तो चलिए, आपका वक्त ज़ाया ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। न्यूज़ देश भर में 2024 का चुनाव आने वाला है, तो वहीं पूरे देश में कहीं ना कहीं आगजनी हो रही है, कहीं ना कहीं दंगा हो रहा है, कहीं ना कहीं किसी को मारा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बेटियों को, बहनों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, परेड कराया जा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट सुदेश गोयत जी, जो काफ़ी बाखूबी से अपनी बात को रखती हैं और मीडिया में चर्चा में रहती हैं। सुधीर चौधरी ने भी जिस तरह से इनको एक नाम दिया था, आंदोलन जी भी। तो मैम, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि देश भर में जो हंगामा चल रहा है, एक तरफ देख रहे हैं अभी एक घटना हुई है जयपुर से मुंबई की तरफ जो ट्रेन जा रही थी, उसमें 4 लोगों की हत्या कर दी। किस तरह से हमारा देश किधर जा रहा है? देखिए, लगता नहीं कि भारतवर्ष में ऐसा कुछ होगा, लेकिन जो ये आज घटना घट रही है, चाहे आप मणिपुर की घटना ले लीजिए, चाहे ट्रेन की घटना ले लीजिए, मैं बहुत ही निंदनीय है। अगर आप देखिए, जो सुरक्षाकर्मी था ट्रेन के अंदर, वो अगर अपनी बंदूक से लोगों की जान ले रहा है, तो क्या ट्रेन में जाने से लोगों को डर नहीं लगेगा? एक डर पैदा नहीं होगा सवारियों को कि हम ट्रेन में सुरक्षित नहीं है? मतलब कहाँ जा रहा है देश को, कहाँ लेके जा रही है भारत सरकार? जो कह रहे थे कि विश्व गुरु बनाएंगे, ऐसे विश्व गुरु बनाएंगे, ये तो तालिबान से भी ज़्यादा बुरा हाल होता जा रहा है हमारे देश में। कभी महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है। मैम, जो सिपाही है वो कह रहा है आप योगी मोदी को वोट नहीं देंगे तो यही किया जाएगा। क्यों गुलाम है क्या? हमारी मर्जी, वोट डालना हमारा खुद का अधिकार है, हमारी खुद की इच्छा है कि हम किसको वोट डालें, किसको ना डालें। एक परिवार में अगर 4 लोग हैं तो चारों अपनी मर्जी से वोट डालते हैं। जरूरी नहीं कि एक परिवार एक ही पार्टी को वोट डालता। बेटा अलग डालेगा तो बहू अलग डालेगी, सास अलग डालेगी। तो वो कौन होते हैं ये कहने वाले कि योगी और मोदी को वोट दें? वो चुन के, अगर लोकतंत्र देश है तो हमने चुन के उनको यहाँ से बिठाया है कुर्सी पे, तो वो कहेंगे तब हम उनको वोट देंगे। कल को तो हम तो खुल के कह रहे हैं कि हम तो आज के बाद कभी भी मोदी को वोट नहीं देंगे। तो क्या कल को हमारे ऊपर भी गोलियां चलाएंगे? तो मारा तो यूं ही जा रहा है ना। कितनों को मारेंगे? देश अभी जागेगा ना। जो ट्रेन में बैठे लोगों ने सुना ना अपनी आंखों से कि वो क्या बोल के उसने गोलियां चलाई हैं, और जो एक सुरक्षा के लिए वहाँ खड़ा किया गया था वो उन यात्रियों की जान ले रहा है। तो ये देश का सच में दुर्भाग्य है। बीजेपी IT सेल बोल रही है कि वो मानसिक दिवालिया है। तो
फिर उसको नौकरी पे क्यों रखा था? एक मानसिक दिवालिया अगर उसका पता था तो उसके स्टाफ पे कार्रवाई होनी चाहिए। एक पागल आदमी के हाथ में तुमने फिर बंदूक क्यों दिया? अगर वो मेंटली ठीक नहीं था तो उसके हाथ में गन किसने दी? कौन जिम्मेवार है इस बात का? मतलब पहले उनसे योगी मोदी के नारे लगवाओ, लोगों के अंदर एक डर पैदा करो, और फिर सरकार से अगर कोई सवाल करे तो उसी को पागल घोषित कर दो। मतलब यूज एंड थ्रो, पहले लोगों का इस्तेमाल करो, और जब पकड़ में आते कि कहीं वो मुंह खोल के तुम्हारा नाम ना ले दे कि मेरे को किसने भेजा था, तब उसको ही पागल घोषित कर दो। तो देश की जनता देख रही है ना, ये सरकार यूज एंड थ्रो है कि यूज करो लोगों को और फिर मरवा दो उनको, या उनको पागल करके उन्हीं को पागल खाने भिजवा दो। इसमें नूह में मेवात में देख लीजिए। मैं बताना चाह रहा हूँ, लोगों को जागना होगा, उन युवाओं को जागना होगा जो वीडियो बना के और बोल रहे हैं कि मैं फलानी जगह मेवात में आ रहा हूँ, माला तैयार रखो, ये रखो, और उसके बाद खुद ना पहुँचना, युवाओं को वहाँ पहुँच जाना। और दूसरा भी कोई एक और नाम था कुछ, वो भी एक वीडियो बना के डाल रहा कि हम भी वहाँ अगर कहा है तो हम पहुँचेंगे, लेकिन दोनों वहाँ नहीं पहुँचे, लेकिन आम जनता पहुँच गई। मार किसकी पड़ी, नुकसान किसको हुआ? जिन लोगों ने उन वीडियो बनाने वालों पे भरोसा किया। तो लोगों को, जो युवा बच्चे हैं उनको जागना होगा, और खासकर माताओं बहनों से अपील करती हूँ, अपने युवा बच्चों को, जो जवान बच्चे हैं उनको समझा के रखें। जाति धर्म ये फैलाया हुआ है इनका, हम सब एक हैं। आई जिनको ड्यूटी दी है वो लोगों की जान ले रहा है, इसको विश्वगुरु कहेंगे। एक झुंड चल के मणिपुर में बेटी को नंगा करके उसके कभी उसकी छाती पे हाथ मारे, कभी उसकी योनि पे हाथ मारे, ये विश्वगुरु है? डूब के मर जाना चाहिए शर्म से, वहाँ के मुख्यमंत्री को भी, देश के प्रधानमंत्री जी को भी, और जो सरकार में बैठी है महिला मंत्री, उन महिलाओं को शर्म आनी चाहिए। क्या उन महिलाओं को ये नहीं लगा कि उस बेटी की योनि पे कोई हाथ डाल रहा है, उसको देख के कलेजा नहीं फट रहा था कि जैसे ये हमला मेरे शरीर पे हो रहा है? हमें तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ये इंसान उस बेटी को छू रहा था तो एक दुख हो रहा था कि जैसे वो मेरे को छू रहा है। इतना गुस्सा आ रहा था कि जैसे हाथ पकड़ के तोड़ दे उसका। तो अपनी बेटी पे आवाज उठाती है, तो अपनी बेटी, अपना बेटी, अपना घर, अपना बच्चों का, तो गाय भैंस हो, पशु पक्षी होते हैं, वो भी अपने बच्चों का पेट भरते हैं। अरे भगवान ने अगर इंसान बनाया तो दूसरों के लिए भी लड़ना सीखो, दूसरों के लिए भी बोलना सीखो। अगर वो बाल विकास मंत्री है तो चुप क्यों रही इतने दिन तक? यहाँ खिलाड़ी बेटियों को घसीटा गया था, देश का गौरव बेटियों को घसीटा गया था जंतर मंतर पे, तब भी वो चुप रही। बेटी वहाँ मणिपुर में नंगा करके घुमाया गया, देश शर्मसार हुआ। वो वीडियो अगर दूसरे देशों में जाएगी, वो लोग कहेंगे मोदी का विश्वगुरु देखो, कि वहाँ की भारतीय शक्ति दिखाया ये जाता था दूसरे देशों में कि भारत देश में पत्थर की मूर्तियों को भी देवी कहा जाता है, महिला को भी देवी बोला, देवी का रूप, गाय को भी माँ का रूप दिया जाता है, धरती को भी माँ का रूप माना जाता है, माँ का रूप माना जाता है। और वहाँ उस देश में, भारत देश में महिलाओं को सरेआम नंगा करके घुमाया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया, और उसके बाद देश में बैठी, संसद में बैठी महिलाएं चुप हैं। डूब के मर जाना चाहिए उनको। मैं कहूँगी कि जितनी भी बीजेपी सरकार की महिलाएं जो बैठी हैं संसद में, वो औरतों के नाम पे कलंक हैं। अगर वो मुंह बंद रखा उन्होंने, बेटियों का, बहनों को इतना नंगा घुमाया गया, उसके बाद भी उनका जमीर नहीं जागा, वो औरत कहलाने के लायक नहीं, वो औरत के नाम पे धब्बा है। मोदी जी को ना तो मणिपुर दिखता, ना ये अपना ब्रिजभूषण दिखाई देता, ना जो हरियाणा का खेल मंत्री संदीप सिंह है वो नहीं दिखता इनको। इनको जो लखीमपुरी में किसानों पे गाड़ियां चढ़ाई वो भी मोदी जी को नजर नहीं आता, हाथरस कांड हुआ वो भी मोदी जी को नजर नहीं आता। कौन से सम्मान की बात कर रहे हैं? किसको सम्मान दिया? अरे जिसके साथ 7 फेरे लिए उस एक महिला को सम्मान नहीं दे सके तो देश की महिलाओं को ये सम्मान देंगे? ये जो ये भाषण देते थे लोग शुरू में विश्वास करते थे, हमने भी बहुत विश्वास किया था, हम भी बहुत खुश हुए थे कि अरे वाह देश को इतना अच्छा प्रधानमंत्री मिलने वाला है, देश तो हमारा सच में बहुत तरक्की करेगा। ये नहीं पता था उस दिन कि देश को ऐसे बर्बाद किया जाएगा। अगर उस टाइम हमारी शायद बुद्धि ने काम किया होता तो शायद हम इसको वोट ना देते। मैम एक और बात, जैसे 2024 का चुनाव आता जा रहा है, अक्सर हमारे देश में देखते हैं जब भी कोई चुनाव होता है दंगा उससे पहले शुरू होता है। दंगे शुरू होंगे या बॉर्डरों पे, मुझे तो डर लगने लगा है। जब जब देश में इलेक्शन नज़दीक आते हैं एक कलेजा ऐसे धक धक दिल करने लगता है कि कहीं किस बॉर्डर से कोई खबर ना आए, कहीं किसी अपने बॉर्डर से बुरी खबर ना आए। क्योंकि जब जब ये जितने भी उठा के देख लीजिए, जितने भी, चाहे उरी हमला देख लीजिए, आप पुलवामा देख लीजिए, जब जब देश में इलेक्शन नज़दीक होता है कोई ना कोई बड़ा हमला होता है देश में, चाहे वो सेनाओं के ऊपर हो, चाहे जाति के नाम पे हो या धर्म के नाम पे हो। तो इसको एक हम इत्तेफाक तो नहीं समझ सकते, कहीं ना कहीं साजिश। कहते हैं प्राइम मिनिस्टर आप नहीं, ये डिजिटल इंडिया लाए, क्या क्या इंडिया के नाम पे क्या क्या लाए प्रधानमंत्री जी, तब इनको वो आतंकवादी नजर नहीं आए? तब तो बड़ा गर्व से कहते थे, अभी वो बौखला गए हैं। जो लोगों ने जाग के भी, कब तक अन्याय सहेगा देश?
देश की जनता को अभी समझ में आ गया कि अगर कोई एक इतना हावी हो के देश को बर्बाद कर रहा है तो देश को ऐसे बर्बाद नहीं होने दें। मैं मुसलमान भाइयों से भी एक अपील करती हूँ, यकीन की जांचें में मत आए। अगर कोई हमला करता है तो जवाबी कार्रवाई ना करके कानून का सहारा लें। पूरा देश उनके साथ खड़ा है। पुलिस वाला भी तो कानून का ही रक्षक है ना। हाँ, तो सारे पुलिस वाले भी तो एक नहीं है ना। सारे पुलिस वाले भी तो एक नहीं है। संजीव भट्ट नाम था क्या उनका, जो गुजरात में थे? में डाले ना। हाँ, तो डाले, लेकिन लोग इतिहास में इतिहास लिखा जाएगा। जो सच के लिए लड़ता है उसका, वो भले ही इस दुनिया में जेल काटी हो, कुछ भगत सिंह को क्यों याद करते हैं? भगत सिंह भी शादी करके आराम से रह सकता था। उसने अपने युवा जिंदगी को बर्बाद करके और फांसी पे झूल गया। किसके लिए? देश के लिए। आज तभी तो हम उसको याद करते हैं। आज भी हमारे दिलों में भगत सिंह जिंदा है। संजीव भट्ट की फैमिली पूरी तरह से बर्बाद सी हो चुकी है। कोशिश तो इनकी यही रहेगी ना, लेकिन अच्छे लोगों, कुछ तो 15-20% तो अच्छे लोग हैं, कुछ तो क्रांतिकारी लोग हैं जिनके कारण देश बचा हुआ है। आपने संजीव भट्ट का मुद्दा छेड़ा, क्या संजीव भट्ट की फैमिली को इंसाफ मिल पाएगा? जरूर मिलेगा। ऊपर वाला देख रहा है। ये जो पाप का घड़ा इनका भरने वाला है, ज़्यादा दिन दूर नहीं है। और इस दुनिया छोड़ने से पहले इन लोगों ने जितने भी कुकर्म किए हैं, जितने भी पाप किए हैं भारत में, इनका एक एक का हिसाब दे के तभी ऊपर वाला इनको ऊपर बुलाएगा। सबसे यही कहना चाहूँगी कि शांति बनाए रखें। अभी चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी धर्म जान चुके हैं कि ये जो सरकार, मौजूदा सरकार सिर्फ और सिर्फ हमें लड़वाना चाहती है। तो लड़ाई किसी भी साइड से हो, बच्चे दोनों साइड के मरेंगे, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये एसी में बैठे रहेंगे, ये संसद में बैठे रहेंगे, मरेंगे तो आपके भाई मरे या हमारे भाई मरे, बेटा तो माँ का ही जाएगा ना। चाहे उस माँ का जाए, चाहे उस माँ का जाए, माँ का दर्द तो बराबर होता है। धर्म ये नहीं है कि उस धर्म की माँ है तो उसका दर्द नहीं होगा। माँ के लिए अपना बच्चा बराबर, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से। तो ये जागना होगा लोगों को कि भाई ये जो धर्म के नाम पे हमारी लड़ाई करवाना चाहते हैं, वहाँ एक तो अफवाहों पे ध्यान ना दें बिल्कुल भी। व्हाट्सएप पे जो भी आए उसका बातों पे भरोसा ना करें। जानबूझ के ऐसी अफवाह चलते, फलाने धर्म ने वहाँ के इतने धर्म लोगों को मार दिया, उस धर्म ने इतने, ये अफवाह हैं। ताकि लोग कई बार धर्म से कोई लोग दिल से इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं, बहुत जुड़ाव होता है, अरे उसने मेरे भाई के साथ ऐसा किया, मैं उसके भाई को। तो ऐसी अफवाहों से बचे जितना इतनी आएंगी, बिल्कुल बहुत सारी अफवाहें ऐसे आएंगी। तो सभी देशवासियों से अपील करती हूँ कि अफवाहों पे ध्यान ना दें, और खासकर जो नेशनल चैनल, कुछ चैनल जो जहर उगल रहे हैं, जो धर्म का नाम पे जहर उगल रहे हैं, उनसे बचे, उनका बायकॉट करें। मेरा नाम सुकांत चंद्र है। मैं मुर्शिदाबाद जिला का बेलडंगा से आया हूँ। मेरा सवाल है, इस्लाम और राजनीति में क्या फर्क है, मुझे ये जानना है। वैसे मैं जानना चाहता हूँ किधर खड़े, इतना बड़ा सैलाब है इंसानों का, पूरा समुद्र है। सेकंड माइक्रोफोन किधर है? माशाल्लाह, उधर सेकंड माइक्रोफोन। जी हाँ, सेकंड माइक्रोफोन उधर है ना? हाँ जी हाँ। भाई साहब का सवाल है कि वो जानना चाहते इस्लाम और राजनीति में फ़र्क क्या है। सही। इस्लाम आता है लफ्ज़ सलाम से, जिसका मानी अमन। और कोई भी इंसान अगर अपनी ज़िंदगी अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात के मुताबिक बसर करता है, उसे कहते हैं मुस्लिम। इस्लाम मतलब अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात पे अमल करने के बाद। राजनीति है जिसे कहते हैं अंग्रेजी में पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स से किस तरीके से राज को चलाना, राजनीति किस तरीके से राज को चलाना, किस तरीके से मुल्क को चलाना, देश को चलाना। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। इस्लाम हैज़ द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमैनिटी। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। वो सिर्फ कुछ चीज़ों के बारे में जिक्र नहीं करता, बल्कि मुकम्मल दीन है जो एक इंसान को किस तरीके से ज़िंदगी बसर करना चाहिए इस दुनिया में, उसके बारे में जिक्र करता है। ये पॉलिटिक्स लफ्ज़ जो है, आज की तारीख में पॉलिटिक्स अक्सर गंदा हो चुका है। तो लोग जब पॉलिटिक्स बोलते हैं तो लोग समझते हैं ये गंदा शब्द है, लेकिन इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके से देश पे हुकूमत करना उसके बारे में भी जिक्र है। आज की पॉलिटिक्स और इस्लाम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन इस्लाम में पॉलिटिक्स है, इस्लाम मानता है खिलाफत में एक खलीफा होता है, और वो खलीफा जो सारी खिलाफत में ऊंचा दर्जा लगता है, वो डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन कुरान एंड सही हदीस। तो कुरान जिस तरीके से हर मुल्क का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, आखिरी कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का
ये कुरान इज द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, सारी दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन कुरान है। किस तरीके से ज़िंदगी को बसर करना चाहिए, क्या चीज़ फ़र्ज है, क्या चीज़ हराम है, क्या चीज़ मुबाह है, इसमें सारी डिटेल है। और इसकी जो तशरीह है या तफसीर आप बोलेंगे, वो है सही हदीस, अल्लाह के रसूल की सही हदीस, जो अल्लाह के रसूल ने कहा, जो सही हदीस है। ये दोनों को लेके अगर आप मुल्क या दुनिया को चलाएंगे तो ये इस्लाम के मुताबिक चलेंगे और हमेशा इंशाअल्लाह दुनिया में अमन रहेगा। अफसोस की बात है कि आज दुनिया में एक भी मुल्क नहीं है जो मैं कह सकता हूं कि 100% कुरान और सही हदीस पे चल रहा है। एक वक्त था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और उनके इंतकाल के बाद पहले 4 खुलफा राशिदीन, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, may Allah be pleased with them all, ये दौर सबसे सुनहरा दौर था। और सही राजनीति आप जानना चाहते तो इनको देखिए, इनके दौर को देखिए, अल्लाह के रसूल और पहले 4 खुलफा राशिदीन के दौर। इनमें आपको सबसे बेहतरीन मिसाल मिलेंगी किस तरीके से हुकूमत करना चाहिए। ये सबसे अच्छी मिसाल है। अफसोस की बात है कि हम मुसलमान कुरान और सही हदीस से दूर हो गए, इसीलिए हम पीछे हो गए। इंशाअल्लाह मुसलमान जब कुरान और सही हदीस के करीब आएंगे तो इंशाअल्लाह फिर से ऊंचाई पे आएंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि राजनीति और इस्लाम में क्या फ़र्क है। जो आज की राजनीति है वो धोखे के अलावा कुछ नहीं, आवाम को परेशान करने के अलावा कुछ नहीं, खूनरेज़ी करने के अलावा कुछ नहीं, इंसान को तकलीफ़ पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं। और जो इस्लामी सियासत है, जो इस्लामी राजनीति है, वो इस इंसान को उसका हक़ दिलाने की बात करते हैं। अगर कोई बंदा किसी का हक़ नहीं दिला सकता तो उसे राजनीति करने का हक़ ही नहीं बनता। तो इसलिए दोस्तों, हम लोगों को चाहिए, अगर हम राजनीति के अंदर कदम रखें तो हमेशा वो फैसले करें जो आवाम के लिए बेहतर हो। किसी का चेहरा देखकर बिल्कुल इंसाफ करने की ज़रूरत नहीं। और जब बात आती है कि मज़लूम और ज़ालिम, अल्लाह ने ज़ालिम के बारे में कहा है, मज़लूम को, कि यहाँ पर यानी कि अपने प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात कही गई है कि मज़लूम की आह मुझ तक ना पहुँचना। देखिए, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सामने बेहतर इंसान और सादिक है, अमीन है, मगर उसके बाद भी उनको आगाह किया गया कि नबी जी, हमारे तक जो उसकी जो मज़लूम है उसकी आह नहीं पहुँचनी चाहिए। तो वो मज़लूम मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे कोई असर नहीं पड़ता। बस अगर असर है तो इस बात का कि बंदा इंसान है और खुदा का वो बंदा है, इसलिए हर इंसान के साथ इंसाफ होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप कहीं ना कहीं राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इस तरह की रखते हैं, तो हमेशा इंसाफ का मामला रखिए। और जो देश के हालात चल रहे हैं उसमें आपस में मोहब्बतें और एक दूसरे की इआनतें मदद कीजिए ताकि इंसान को मुनाफा हो सके, फ़ायदा हो सके। आज के लिए इतना ही काफ़ी। दीजिए अपने भाई को इजाज़त। मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।